साथियों, आप सभी का विजन कैंप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय 36 जिसका शीर्षक है राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत की सुस्थापित राजनीतिक संलग्नता एक ऐसा कारक रही है जिसने भारत की बाहरी दुनिया से अंतःक्रिया को सुसाध्य बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक यह 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बन चुका था और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1920 के दशक में भारत जो है वो राष्ट्रसंघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, ILO और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संस्थापक सदस्य था। इसने 1921-22 में नौसेना के सशस्त्रीकरण पर वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। 1920 से लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त था। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भारतीय कुछ राजनयिक पदों पर नियुक्त किए गए। यह संयोगवश नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के जल्द बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र और संबंध अभिकरणों में सबसे बड़े और अत्यधिक प्रभावी गैर पश्चिमी समूह बनाए। भारत की विदेश नीति की आधारभूत रूपरेखा 1947 से कहीं पहले निर्मित की जा चुकी थी। राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों पर पाश्चात्य प्रभावों का महत्वपूर्ण एवं अवश्यंभावी परिणाम यह था कि वह अपने हितों को इसमें तलाशने लगे तथा वह तत्कालीन प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय विचारों एवं गतिविधियों से अवगत हुए। धीरे धीरे राष्ट्रवादी चिंतक यह महसूस करने लगे कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का शासन है तथा इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। तदुपरांत साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय एवं विकास के फलस्वरूप राष्ट्रवादी विदेश नीति की दृष्टिकोण निर्मित हुई। इस नीति के विकास की प्रक्रिया को हम लोग निम्नलिखित अर्थों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1800 से 80 से प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाओं के संबंध में। तो 1878 के पश्चात अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। इन अभियानों में सम्मिलित थे तो कौन कौन चीज़ें सम्मिलित देख लेते हैं। पहला है द्वितीय अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 के मध्य होता है। दूसरा 1882 में इंग्लैंड द्वारा मिस्र में कर्नल अरावी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सेनाएं भेजना। तीसरा 1885 में वर्मा का कंपनी साम्राज्य में विलय। चौथा है 1890 के दशक में रूस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में किए गए विभिन्न प्रयास। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय कबीलों द्वारा किए गए प्रतिरोधों का समर्थन किया। राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। 1897 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सी शंकरन नायर ने कहा, हमारी वास्तविक नीति शांति की नीति है। इस प्रकार 1880 से लेकर के 1914 के दौरान उभरती विचारधारा थी। तो इस विचारधारा में क्या था? पहला चीज कि उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों से घनिष्ठता, जैसे रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, इथोपिया, सूडान, वर्मा एवं अफगानिस्तान। दूसरा, एशिया समर्थक भावनाएं परिलक्षित हुई। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा जो ब्रिटिशकालीन अभियान थे उनमें पांचवा जो अभियान था आपका वो एशिया 1885 में वर्मा के अधिग्रहण की भर्त्सना। छठा, जापान के औद्योगिक विकास के उदाहरण से प्रेरणा। सातवां, आई हो त्यान, क्या था? आई हो त्वान, इसको लिख दे रहा हूँ, आई हो त्वान आंदोलन के दमन के लिए 1895 में जापान का विभाजन किए जाने की भर्त्सना। इसके अलावा चीन को विभाजित करने के साम्राज्यवादी प्रयासों की निंदा। इसके अलावा जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय, इसने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा वर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन। तो ये जो कुछ ब्रिटिशकालीन अभियान थे जिनकी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया था। अब बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में। तो राष्ट्रवादियों ने युद्ध में इस उम्मीद के साथ ब्रिटेन का समर्थन किया कि वह युद्ध के उपरांत भारत में भी लोकतंत्र के उन सिद्धांतों को लागू करेगा जिसके लिए वह संघर्षरत थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित शांति सम्मेलन में उसे भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।
1920 में कांग्रेस ने भारतीयों से अपील की कि वे पश्चिम में लड़ने हेतु जाने वाली सेनाओं में सम्मिलित न हों। 1925 में कांग्रेस ने सन यात सेन, किसका? सन यात सेन के नेतृत्व में चल रहे चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन के दमन हेतु भारतीय सेना को भेजे जाने की कड़ी आलोचना की। अब बात कर लेते हैं 1920 एवं 1930 के दशक में समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। तो 1926 से लेकर 1927 में जवाहरलाल नेहरू यूरोप में थे, जहां उन्होंने समाजवादियों एवं अन्य वामपंथी नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इससे पहले दादा भाई नौरोजी ने समाजवादी कांग्रेस के हेग सम्मेलन में भाग लिया। दादा भाई नौरोजी विश्व प्रसिद्ध समाजवादी H.M. हाइंडमैन के H.M. हाइंडमैन के घनिष्ठ मित्र थे। लाला लाजपत राय ने भी 1914 से लेकर के 1918 तक के दौरान अपनी अमेरिकी यात्रा के समय अमेरिका के समाजवादियों से गहन संपर्क स्थापित किया। गांधी जी के भी टॉलस्टॉय एवं रोलैंड रोमा से घनिष्ठ संबंध थे। 1927 में जवाहरलाल नेहरू पीड़ित राष्ट्रवादियों के ब्रुसेल्स में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का आयोजन एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी देशों के राजनीतिक निर्वासन की सजा झेल रहे राष्ट्रवादियों एवं क्रांतिकारियों ने किया था। ये राष्ट्रवादी राजनीतिक एवं आर्थिक साम्राज्यवाद के चंगुल में जकड़े हुए थे। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, अल्बर्ट आइंस्टीन, श्रीमती सन यात सेन, रोलैंड रोमा एवं जॉर्ज लैंसबरी के साथ अध्यक्ष चुने गए। नेहरू अपने यूरोप प्रवास के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र से परिचित हुए। नेहरू लीग की साम्राज्यवाद विरोधी कार्यकारिणी के लिए भी मनोनीत किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विश्व के अन्य भागों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों से संपर्क बनाए रखने के लिए विदेश विभाग की स्थापना की। 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा इस समाजवादी राष्ट्र की उपलब्धियों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने रूस को साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक विशाल ताकत के रूप में देखा। अब बात कर लेते हैं 1936 के पश्चात फांसीवाद विरोधी रवैये की। तो 1930 का दशक यूरोप में फांसीवाद के उदय एवं इसके विरुद्ध संघर्ष का काल था। राष्ट्रवादियों ने निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद एवं फांसीवाद पूंजीवाद के ही दो अंग हैं। राष्ट्रवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा इथोपिया, स्पेन, चीन तथा चेकोस्लोवाकिया में चल रहे फांसीवाद विरोधी आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। 1939 में अपने त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन की फांसीवाद समर्थक नीति से खुद को पृथक घोषित कर दिया तथा 1939 में राष्ट्रवादियों ने जापान द्वारा चीन पर किए गए आक्रमण को निंदनीय बताया। कांग्रेस ने डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में एक चिकित्सा मिशन भी चीनी सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए चीन भेजा। फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। यद्यपि उसने यहूदियों के प्रति भी सहानुभूति जताई, किंतु मांग की कि फिलिस्तीनियों को उनके स्थानों से विस्थापित न किया जाए तथा इस मुद्दे को फिलिस्तीनी एवं अरब आपस में द्विपक्षीय सहयोग द्वारा हल करें तथा पश्चिम को इस मसले पर हस्तक्षेप न करने दें। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के विभाजन का भी विरोध किया। अब स्वतंत्रता के उपरांत की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने तत्कालीन शीत युद्ध तथा विश्वव्यापी गुटबंदी से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। उसकी विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित थी तथा शीघ्र ही भारत विश्व के राष्ट्रों के मध्य गुट निरपेक्षता की नीति का अगुवा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात जवाहरलाल नेहरू एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। नेहरू के व्यक्तित्व ने घरेलू नीति और विदेश नीति दोनों पर अपना प्रभाव डाला। विदेश नीति की नींव ही उन्होंने रखी थी। आरंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति व्यवहार्यता राष्ट्र नीति थी, जिसकी आधारभूत रूपरेखा राजनीतिक दलों की सहमति और आम जनता की सोच पर थी। परंतु इसके तीन महत्वपूर्ण पहलू गुटनिरपेक्षता, पंचशील, भारत के कॉमनवेल्थ से संबंध जारी रखना, ये नेहरू की उपज थे। मतलब इसकी जो तीन इसके महत्वपूर्ण पहलू थे, एक गुटनिरपेक्षता, पंचशील और भारत के कॉमनवेल्थ से संबंध जारी रखना, ये नेहरू की सोच या उपज थी उनकी। भारत की जनता के बड़े भाग द्वारा इसको स्वीकार करना मुख्यतः नेहरू के व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप ही था। उपस्थित परिस्थितियों में और भारत के अपने राष्ट्र हित के संदर्भ में, जिसमें देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, जो कि सभी देशों की विदेश नीति का प्रारंभिक उद्देश्य होता है,
भारत की विदेश नीति के उद्देश्य थे नीति की स्वतंत्रता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, उपनिवेशों तथा गुलाम क्षेत्रों को मुक्त कराना, नस्लीय समानता को बढ़ाना, देश का आर्थिक विकास करना, विदेशों में भारतीय मूल की जनता के हितों की वैधता को सुरक्षित रखना इत्यादि। अपने प्रबुद्ध स्वहितों तथा प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के 3 साधन बताए थे। कौन कौन से? पहला था गुटनिरपेक्षता, दूसरा विश्व शांति बनाए रखना, तीसरा सभी देशों से मैत्री। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांति, उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता, नस्लीय समानता तथा सैनिक गुटों से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत शताब्दी के प्रारंभ से चले आ रहे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्षों के अनुभवों से अस्तित्व में आए थे। तो यह जो चैप्टर था राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास, इसमें इतनी सारी बातें बताई गई। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।